नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। आज मुद्दा है चाइना का। चाइना ने जैसे ही पता लगा कि मोदी जी यूक्रेन के विजिट के ऊपर जा रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं जा रहे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उन्हें वहां पर बुलाया है और मोदी जी ने शायद हाँ भी कर दी है वहां जाने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने मोदी जी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि यार देखो, मोदी जी जा रहे हैं वहां पर पीस प्रोसेस के लिए, पहले पुतिन को मिलकर आए हैं, अभी जेलेंस्की को मिलने जा रहे हैं। होना धोना कुछ नहीं है, जो करेगा वो चाइना ही करेगा। तो ये धौंस क्यों दिखाई जा रही है? उसका रीजन है कि अभी अभी जो इनका फॉरेन मिनिस्टर था यूक्रेन का, वो चाइना बैठा हुआ था, वो यहाँ पर मिन्नतें डाल रहा था वो शी जिनपिंग के पास कि भाई ये जो युद्ध है आप हमारा रुकवा दीजिए, बीच में एंटर कीजिए। और चाइना ने बोल दिया चिंता मत करो, पुतिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे रुकवा लूंगा। सर, इसके ऊपर बात करने के लिए संजीव जी हमारे साथ है। संजीव जी, जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ये जो मोदी जी जा रहे हैं वहां पर, मोदी जी अपने कंट्री के अंदर भी पुरुषोत्तम राम बनने की कोशिश करते हैं। अब वहां जाकर भी इन्होंने कृष्ण जी का रोल अपनाना शुरू कर दिया। क्या मोदी जी वहां पर कृष्ण जी का रोल करके कौरवों और पांडवों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको रुकवाएंगे, या वही काम होगा जो महाभारत में हुआ था कि अब मोदी जी ने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया कि पुरुषोत्तम राम बनने का टाइम खत्म हो गया, अब कृष्ण का टाइम है, अब मैं ऐसे ही काम करने वाला हूं? सुमित जी, मुझे लग रहा है कि मोदी जी कृष्ण की तरह ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि कृष्ण का मतलब हुआ कि कूटनीति और राजनीति दोनों के मास्टर। तो कहीं ना कहीं पे वो इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि देखिए, अगर यूक्रेन और रशिया के युद्ध के को अच्छी तरीके से समझे तो मोदी जी अकेले एक इंटरनेशनल लेवल के राजनेता ऐसे रहे हैं, ऐसे शख्सियत रहे हैं जो कि पुतिन को एक बार ही नहीं, दो बार ही सामने से जाके बोलने की हिम्मत रख पाए हैं कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, ये युग जो है युद्ध का नहीं है। तो एक इससे पहले जो विजिट हुई थी इनकी रशिया में, तब भी उन्होंने ऐसे बहुत बात बोली थी, और अब की बार गए तो अब की बार फिर से उन्होंने यही बात फिर से दोहराई है। और अब की बार तो यहाँ तक भी मोदी जी ने पुतिन से कह दिया था कि छोटे छोटे बच्चों की शक्ल जब मरते हुए नजर आती है तो वो अच्छा नहीं लगता, ये बहुत दुखद दुखद नजारे होते हैं, तो आपको अवॉइड करना चाहिए इस टाइप से युद्ध करना। तो पुतिन जी ने देखा ही, वो चुप करके सिर झुकाए, उनको उन्होंने पूरी बात सुनी है। इसका मतलब क्या है कि पुतिन जी के मन में मोदी जी की हर बात कही हुई बहुत ध्यान से सुनी है और बहुत इज्जत है। कहीं ना कहीं पुतिन जी भी अंदर ही अंदर चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, मगर क्योंकि नेटो इस युद्ध को खत्म होने नहीं दे रहा, वो पीछे से यूक्रेन को लगातार सपोर्ट देता जा रहा है। चाहे नेटो कंट्रीज का अपना खुद का उसमें मतलब फायदा हो रहा है, यूक्रेन का बिल्कुल फायदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसे अमेरिका को अपनी आर्म्स बेचने का मौका मिलता है, इतने सारे आर्म्स बेच लिए, आर्म्स लॉबी को फायदा मिल गया। ऐसे ही यूक्रेन यूरोप में एक दबदबा बनाई, यूरोप ने जैसे अपने आप को एक कॉलोनियल माइंडसेट में हमेशा बनाए रखा है कि उन्होंने कहते हैं भी हमारे हम ही दुनिया का फैसला करेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो उसने अमेरिका के साथ मिलकर ये युद्ध छेड़ रखा है, जबरदस्ती छेड़ रखा है, जानते हुए कि भी इसमें नुकसान उन्हीं लोगों का हो रहा है और बहुत सारा पैसा भी खर्चा जा रहा है। अब पिछले दिनों जब हिंदुस्तान में जब G20 का सम्मेलन हुआ था, तब भी जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यहाँ पे आने की कोशिश करी थी, बट शायद उनको आमंत्रण हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से नहीं मिला था। बट अब की बात जैसे G7 में गए थे मोदी जी, वहां पे जेलेंस्की से मुलाकात हुई और उसने कहीं ना कहीं अपनी दबी जबान में मोदी जी से इस बारे में गुजारिश भी करी और मदद भी मांगी कि आप इस युद्ध को रुकवाइए, आप ही ये काम कर सकते हैं। तो उसने उस टाइम पे इनविटेशन भी दी थी मोदी जी को कि आप आइए मेरे देश में और इसमें बैठकर चर्चा करते हैं और इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने उसको, उन जेलेंस्की को उस टाइम भी बोल दिया था कि देखिए, इस युद्ध का जो अगर समाधान निकलेगा तो डायलॉग के जरिए ही निकलेगा, डिप्लोमेसी के जरिए निकलेगा, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लड़ तो आप पिछले इतने सालों से लगातार ही रहे हो, तो उसका क्या हल निकला अभी तक। तब अब जो समय आ गया उसमें बैठ के आपस में सलाह करो, एक दूसरे की बात सुनो, डायलॉग करो, डिप्लोमेसी का तरीका अपनाओ, और जहां से आप हथियार लेके इस युद्ध को लड़ रहे हो उन लोगों को साफ बोलो कि भैया ये मेरे देश का मामला है, इसमें मेरा नुकसान हो रहा है, तो मैं अब युद्ध आगे नहीं करना चाहता, मैं बैठ के इसका हल निकालना चाहता हूँ। बट शायद जेलेंस्की, जो जेलेंस्की है वो तो मानने वाला आदमी नहीं है, और इसीलिए सर आज जो चाइना में हंसी हो रही है ना,
मोदी जी के ट्रिप के ऊपर, वो हंसी का रीजन भी यही है कि ये वही ज़ेलेंस्की है, ये वही यूक्रेन है जो हमेशा ही भारत के खिलाफ खड़ा रहा। हर मामले में, बेशक वो पाकिस्तान को लेकर हो, कश्मीर को लेकर हो, उग्रवाद को लेकर हो, ये हमेशा इन्होंने हमारे खिलाफ वोटिंग करी है। बेशक वो न्यूक्लियर डील भी क्यों ना करनी हो हमने, तो यूनाइटेड नेशंस में ये हमेशा हमारे साथ अगेंस्ट खड़े रहे। और आज ये मोदी जी को बुला रहे हैं कि हमारा युद्ध रुकवा दीजिए, इसीलिए चाइना के अंदर हंसी उड़ाई जा रही है मोदी जी की। और ये जो चीज है, ये तो हमारा जो विपक्ष है वो भी उड़ाएगा कि जी अपना देश संभाला नहीं जाता आपसे, यहाँ पर आग लगी हुई है, रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ट्रेनें उड़ रही हैं, जो जवानों को मारा जा रहा है, हिंदू की लड़कियों को उठाया जा रहा है, और कन्वर्जन का काम पूरे जोरों पर है। हिंदू अपने ही कंट्री में शरणार्थी बन के रहा हुआ है, और आप अपने कंट्री के अंदर युद्ध नहीं रुकवा पा रहे, और जेलेंस्की और पुतिन के बीच में समझौता करवाने जा रहे हैं। सर, लोग हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? सुमित जी, दुनिया को जितना हंसना है हंस ले, मोदी जी की इस यात्रा को जितनी आलोचना करनी है कर ले, मगर आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूं, मोदी जी कभी कोई फैसला लेते हैं तो उसमें हमेशा एक तीर से 10 निशाने मारने का उसमें उसमें संकेत सामने नजर आता है। वो आने वाले समय में आपको समझ आ जाएगा कि इन्होंने एक तीर से कितने शिकार करे। देखिए, जेलेंस्की वेस्टर्न लॉबी को बिलोंग करते हैं, और रशिया जो है उनकी ऑपोजिट, और रशिया और चाइना उनकी ऑपोजिट लॉबी को बिलोंग करते हैं। आज अकेले दुनिया में मोदी ऐसे लीडर हैं जो पुतिन के साथ उनके सामने बैठ के आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट जी भी, चाइना का प्रेसिडेंट भी ये काम नहीं कर सकते वो काम। ठीक है। मैं दूसरी मानता हूं। तरफ वेस्टर्न लॉबीज का ये है कि अगर इंडिया उनका फायदा कराता है तो क्या इंडिया अपना फायदा नहीं उठाएगा? ठीक है। तो ये कुछ उसी तरह का खेल है। बेसिकली मोदी जी के सिर्फ एक ही कोशिश करनी है कि वो शायद वो वैसे ही करेंगे कि वो बेसिकली इन दोनों के बीच में एक बातचीत का जरिया बन जाएंगे कि डायलॉग आपस में आपका शुरू हो जाए। वो डायलॉग का फैसला क्या होगा ये मोदी जी पे निर्भर नहीं करेगा या उनकी मध्यस्थता पे निर्भर नहीं करेगा। वो बेसिकली उन्हीं दो देशों पे की आपस की बातचीत पे निर्भर करेगा। मतलब बैकग्राउंड में तो नेटो कंट्रीज होंगी, फ्रंट में जेलेंस्की खुद होंगे और साथ में रशिया होगा। तो बेसिकली आपसी बातचीत में उनका क्या फैसला होता है, लेन देन करके किसी ना किसी नतीजे पे वो अगर पहुंच सकेंगे तो युद्ध रुक जाएगा। मगर मोदी जी के इस कदम से पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा कि आज मोदी जी अकेले इस टाइप के ताकतवर नेता हैं जो दुनिया के अंदर इस टाइप की शांति वार्ता को हेड कर सकते हैं। और अगर कल को हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पे मोदी जी को कोई एक्शन लेना हुआ तो मोदी जी उस चीज का पूरा फायदा उठाएंगे कि मैंने कल आपकी मदद करी थी, उस युद्ध को रुकवाने के लिए आज मेरे यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, मैं इस पे कर रहा हूं, तो प्लीज मेरी आप मदद कीजिए। मैं इस पे आर पार का युद्ध करने जा रहा हूं या मैं इस पे एक्शन लेने जा रहा हूं। अब आप मेरे इस फैसले के बीच में मत आना। तो ये मैं इसको इस नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, कोई भी चीज होती है वो लेन देन के हिसाब से होती है, गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने मोदी जी से कुछ डिमांड करा है कि ऐसा करने के लिए, तो आने वाले टाइम में मोदी जी भी कुछ ना कुछ उसके बदले में लेंगे, और हो सकता है वो अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के हिसाब से ही उस चीज का फायदा उठाएंगे। सर, उसकी गुड न्यूज ये है कि आज ही अमेरिका के जो कांग्रेस है वहां पर रिपब्लिकन्स ने एक बिल पास वहां पे रखा है कि अगर भारत के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा, डिप्लोमेटिकली, मॉरली, फिजिकली एंड मिलिटरीली। यानी कि अगर चाइना और पाकिस्तान, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, पाकिस्तान और चाइना की तरफ से कभी भी कोई गड़बड़ी भारत में हुई या वॉर हुआ तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा, और हमें हथियार भी देने पड़े भारत को तो हम देंगे। ये आज ही उन्होंने रखा है। अभी तो ट्रंप प्रधान वहां पे प्रेसिडेंट बने नहीं है, तो भी उन्होंने ऑलरेडी ये फाइल करनी शुरू कर दी है। यानी कि मोदी जी ने ऑलरेडी चारों तरफ से अपनी गोटियां घुमानी शुरू कर दी हैं। सर, लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि मोदी जी कहीं ना कहीं ये जो यूक्रेन के पास जा रहे हैं, यस, आपकी बात मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मोदी जी अगर जा रहे हैं तो एक तीर से कई निशान लगाते हैं, और ये उनका अगर युद्ध रुकवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो नेगोशिएट भी करेंगे कि मेरी भी हेल्प की जाए कल को अगर मुझे दिक्कत आती है तो। लेकिन जो मोदी जी जा रहे हैं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है,
अगस्त के एंड में जा रहे हैं, कंट्री के अंदर स्यापा पड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता, उनको लगता है कि यार अगर मैंने ये युद्ध रुकवा दिया किसी तरीके से, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा। बहुत लोग मुझे लिखते हैं, ये मेरा आंकलन नहीं है, ये लोगों का है। जो लोग वीडियोस के नीचे हमारे कमेंट्स डालते हैं कि मोदी जी सिर्फ नोबेल प्राइज के पीछे लगे हैं, देश के अंदर पुरुषोत्तम राम बने बैठे हैं और देश के बाहर इनको नोबेल प्राइज चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी सिर्फ नोबेल प्राइज के लिए काम कर रहे होंगे? मुझे नहीं लगता मोदी जी सिर्फ नोबेल प्राइज के लिए काम कर रहे होंगे, मगर दुनिया सुमित जी कुछ इस प्रकार की बनी हुई है, जैसे मोदी जी रशिया गए तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उनका जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड था वो मोदी जी को दे दिया। ऐसे जिस भी कंट्री में मोदी जी जाते हैं तो उनको उस कंट्री का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो मिल जाता है। वो कल को दुनिया अगर उनको नोबेल प्राइज भी अगर देना चाहिए तो मोदी जी लेने से इनकार नहीं करेंगे, बट अपने मुंह से मांगने वालों में से नहीं है वो तो। और दूसरी चीज ये है सुमित जी कि मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक पाएगा। मुझे तो अभी इसका और विकराल रूप सामने आता हुआ नजर आ रहा है निकट भविष्य में, और कई सारे और देश भी इसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं, जिसमें बेलारूस और पोलैंड का सबसे ज्यादा रोल आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा। ये सिर्फ एक कोशिश है, क्योंकि देखिए कहीं किसी भी देश के अंदर आप बिचौलिया बन के जाते हैं, मध्यस्थता करते हैं, तो ये बड़ी थिन लाइन होती है, बहुत पतली लाइन होती है जिसपे आपको चलना पड़ता है। हल्की सी गलती आपको नेगेटिव पब्लिसिटी भी दिलवा सकती है, और सही फायदा सही पड़ जाएगा तो आपको उसकी पॉजिटिव पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। तो मोदी जी बेसिकली ये रिस्क लेने को आज की डेट में तैयार हैं। वो इस पतली सी पगडंडी पे चलने के लिए तैयार हैं। वो जानते हैं कि हल्का सा बैलेंस बिगड़ा तो पगडंडी के किसी तरफ भी मैं गिर सकता हूँ, वो चाहे मेरे फेवर में जाए या ना जाए, मगर वो ये रिस्क लेने को तैयार है। मगर इसके पीछे उनका उनका मकसद सिर्फ यही है, वो शायद ये मध्यस्थता सिर्फ इतने लेवल तक ही करेंगे कि इनकी आपस में बातचीत शुरू हो जाए, मगर उससे कोई हल निकलेगा उस बातचीत से नहीं निकलेगा, ये बात दूसरी है। वो सिर्फ बातचीत शुरुआत करवाने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसमें पूरी तरीके से हल निकलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ कि मोदी जी इनिशिएट करने जा रहे हैं कि यार ट्राई करने में क्या दिक्कत है। अगर बात बन गई तो बल्ले बल्ले है, भारत की ही बल्ले बल्ले होने वाली है, उसमें मोदी जी की तो बल्ले बल्ले कहाँ होनी है। और अगर हुई भी तो हमारा मीडिया तो दिखाएगा नहीं, और ऑपोजिशन ने तो तंज ही कसने हैं, जैसे आज चाइना कस रहा है। सर लेकिन आज हम जो पॉलिसी थी मोदी जी की, वो थी नेबरर्स फर्स्ट की। मोदी जी ने अपने नेबरर्स के साथ किसी के साथ भी रिलेशंस को ज्यादा अच्छे रखे नहीं। मॉलडीव्स है, उसको पता ही आपको क्या हाल कर दिया, वो भीख मांग रहा है। अभी इलेक्शंस जो अब ये बजट हुआ है, बजट के अंदर वो 3500 करोड़ रुपए मांग रहा है मॉलडीव्स, वही जो कह रहा था इंडिया आउट। नानी याद आ गई। आज चाइना जो है हमारे ऊपर हंस रहा है, आज मॉलदीव्स के ऊपर हम हंस रहे हैं सर। जहां पे चाइना ने बोला था मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम इंडिया को बाहर निकाल दो, इंडिया को बाहर निकाल दिया। खाने के लाले पड़ गए हैं वहां पर। आपको नहीं लगता ना पाकिस्तान से बनती है हमारी, ना चाइना से बनती है, ना मालदीव से बनती है? तो जो नेबरर्स की जो पॉलिसी है, नेबर फर्स्ट की, उसपे कहीं ना कहीं हम पिछड़ते हुए दिखाई नहीं देते आपको? सुमित जी ये देखिए, ये जो समीकरण होते हैं ना दुनिया के अंदर, ये बिगड़ते बनते रहते हैं हमेशा, मगर इसके लिए कोशिश हमेशा रहती है कि जो भी आपके पड़ोस के अंदर है वो आपके दोस्ताना, आपको उनके साथ दोस्ताना संबंध हो। तो अब चाइना की भी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है बहुत स्ट्रांग है। वो जानते हैं कि जैसे जैसे हिंदुस्तान की तरक्की होगी तो उस तरक्की का जो खामियाजा है वो चाइना को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जो है दुनिया भर की जो है वो इंडिया से लोग सामान बनाना शुरू कर देंगे। और वो अगर इंडिया से सामान बनेगा तो चाइना से नहीं बनेगा, तो बनेगा तो दोनों में से एक जगह पे ही जिसका सामान बिकेगा। तो अब कुछ सामान अगर चाइना का बिक रहा है, कल वो वही सामान इंडिया बनाने शुरू कर दे तो इंडिया से बिकना शुरू करता है, चाइना की डिमांड कम हो जाएगी वर्ल्ड मार्केट में। तो चाइना कहीं ना कहीं ये चाहता है कि इंडिया इस तरीके से तरक्की ना कर पाए, और उसका जो दुनिया के अंदर जो बाजार है, उसकी जो डिमांड है वो बरकरार रहे। इसीलिए वो इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं पे उनके जरिए हिंदुस्तान के अंदर गड़बड़ी फैलाने की पूरी कोशिश करता है कि इंडिया अगर अनस्टेबल रहेगा, इंडिया के अंदर गड़बड़ी फैली रहेगी, तो इंडिया शायद इतनी तेजी से तरक्की ना कर पाए। और उसकी एक कोशिश और भी रहती है कि किसी न किसी तरीके से कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ना आए, एक वीक गवर्नमेंट आ जाए। अगर वीक गवर्नमेंट आ जाएगी तो उसको मैं अपने हिसाब से संभाल लूंगा, स्ट्रांग गवर्नमेंट आएगी तो शायद वो मुझे संभालने में तो उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। जैसे मोदी जी को संभालना उनके लिए आसान है,
आसानी नहीं, नामुमकिन से बना हुआ आज की डेट में। और इससे पहले जो मोदी जी की गवर्नमेंट से पहले 10 साल मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने उनके चाइना से जाके सीक्रेट पैक भी कर लिया, पूरी मार्केट हिंदुस्तान को उठा के उनके उनके पाले में दे दी थी कि जैसे इस्तेमाल करनी कर लो, हमें इतने पैसे दे दो। तो और चाइना उनको पैसे देकर उनको मुंह बंद करके रखता था। तो अब वो पॉलिसी यहाँ पे चल नहीं रही है। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि हमारे नेबर्स जो है उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों में शायद चाइना यही काम मालदीव में करने में कामयाब हो गया था कि मालदीव को अपने खामे में पूरे अपनी अपनी सब मिला लिया था उसने, और साथ में ये भी कह दिया था कि इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस तुम्हारे यहाँ पे सिक्योरिटी देती है या तुम्हारे यहाँ पे बेस जो बना रखा है, उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। तो मालदीव ने वही काम करा, कहने पे इंडिया को वहां से, इंडिया की जितनी भी डिफेंस के जो पर्सनल्स थे उनको या जो उनकी शिप्स थी उनको वहां से बाहर निकालने का आदेश दे दिया था। इंडिया ने बाहर निकल तो गई वहां पे, मगर मालदीव से शायद 40 किलोमीटर दूर ही लक्षद्वीप, जो कि इंडिया का ही हिस्सा है, इंडिया के आइलैंड स्टेट है वहां पे, वहां से जो वो जो आइलैंड है लक्षद्वीप का, मालदीव से नजर भी आता है, वहां जाके अपना मिलिट्री बेस बना लिया, जो शिपयार्ड क्रिएट कर दिया, रातों रात दिन रात एक करके काम करा, और वहां पे एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे डीप सी वाटर में शिप भी खड़ी हो सकती है, और वहां पे अपनी जगह में जो नेवी वेसल्स थी वहां खड़ी कर दिया, और वहां पे धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया। जो इंडिया मालदीव में बैठ के मालदीव को हर साल पैसा देता था अपनी उससे सर्विस लेने के लिए, उनकी जमीन को इस्तेमाल करने के लिए, वो पैसा अब इंडिया को देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसीलिए इंडिया ने पिछले साल ही मालदीव को जो हर साल जो पैसा देता था उसमें 50% कटौती कर दी थी। अब मालदीव ने कहा कि इंडिया को मुझे अगर फिर से इंडिया के पास आना है तो मुझे कम से कम 3,500 करोड़ रुपए की मदद चाहिए। तो इंडिया ने कहा कि इंडिया ने उसको ठेंगा दिखा दिया कि देखो हम बिल्कुल मदद नहीं देंगे, जो हमने 50% कटौती करी है उतनी मदद तुम्हें चाहिए तो ले लो, नहीं तो अपने अपने घर में बैठो। इंडिया ने उस मालदीव से थोड़ा सा दूर जाके मॉरिशस को 350 करोड़ रुपए की मदद दे दी। एक तरफ से लक्षद्वीप में अपना बेस क्रिएट कर लिया, दूसरा मालदीव और लक्षद्वीप और मॉरिशस, मालदीव मतलब इंडिया और मालदीव से थोड़ा सा दूर जाके इन्होंने मॉरिशस के अंदर भी अपना उनको मदद दे दी। आने वाले दिनों में शायद वहां पे भी हमारा कोई ना कोई बेस वहां पे क्रिएट होने की पूरी उम्मीद है। तो मालदीव की जो जरूरत है आज खत्म होगी हिंदुस्तान को, वो अब प्रसार है कि अब करा जाए तो क्या करा जाए, क्योंकि इंडिया की जो मैक्सिमम टूरिस्ट था वो मालदीव में जाता था। उनकी पूरी पूरी इकोनॉमी जो थी, पूरा जो रेवेन्यू जनरेशन था वो इंडिया के टूरिज्म पे बेस्ड था, वो वहां से उनके हाथ से निकल गया। आज की डेट में टूरिस्ट मालदीव जाने को तैयार नहीं है, और इंस्टेड अपने लक्षद्वीप को डेवलप कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि मॉरिशस में भी बढ़ बढ़ के इंडिया के टूरिस्ट जाएगा, क्योंकि जिस जगह पे मोदी खुद जाने पसंद करते हैं या मदद पहुंचाना पसंद करते हैं या उसको प्रमोट करना पसंद करते हैं, उस जगह पे टूरिस्ट ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाता है। तो लक्षद्वीप की अब मजे हैं कि वो आने वाले दिनों में इंडिया से बहुत सारा टूरिस्ट वहां पे जाएगा। सही सर। आज जो यूक्रेन का मुद्दा था, चाइना हमारे ऊपर हंस रहा है, आज हम चाइना के ऊपर तो नहीं हंस रहे अभी तक, लेकिन मालदीव्स जो बिल्कुल पिट्ठू बना हुआ था चाइना का, उसके ऊपर हम हंस रहे हैं। एज फार एज जेलेंस्की के साथ जो मीटिंग है, अगर वहां पर किसी भी तरीके से मोदी जी अपना जादू चला देते हैं और वहां की सिचुएशन को ठीक कर लेते हैं, एक बात तो गारंटी है कि दुनिया सलाम करेगी भारत को। और दूसरा, जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो परमानेंट सीट है वो पक्की है। उसके बाद आपकी वो कोई भी उसके बाद रोक नहीं सकता हमें परमानेंट सीट देने के लिए। वीटो पावर हमारे पास आएगी उसके बाद। उस चीज का इंतजार रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है, जाके देखते हैं कि 24 के बाद या 29 को जब इन्होंने जाना है वहां पर जेलेंस्की को मिलने के लिए, वो जोकर इनकी बात सुनता है कि नहीं सुनता। वैसे तो मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जोकरों के साथ, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। ना बाइडेन ने कोई बात सुनी, ना राहुल गांधी ने कोई बात सुनी, और ये जेलेंस्की कोई बात सुनेगा इसकी उम्मीद मुझे कम है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, कहते हैं कि वो हर काम पूरा कर लेते हैं। इस बार देखते हैं कि वो कौन सा जादू चलाकर आते हैं वहां पर। हो सकता है कि वो जेलेंस्की को मिलने के बाद पुतिन को मिलने चले जाएं। यू नेवर नो मोदी जी का कहाँ प्लेन किधर को मुड़ जाएगा। अगर वो अफगानिस्तान से आते हुए पाकिस्तान जा सकते हैं बिना वीजा के, तो आप समझ सकते हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं। चलिए सर, आज ये पूरा डिटेल में आज मुद्दा जो था, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है जब हमारे दुश्मन मुल्क हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर हंसते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है। मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो तो बनाना जरूरी है ताकि पता लगे कि हो क्या रहा है। आपने भी बड़े डिटेल में समझाया आज, थैंक यू सर। कल फिर दोबारा से किसी मुद्दे पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम सुमित, जय हिंद। Hi there. If you liked the video,
Please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.